Now today we start partnership fundamental. What is partnership? Partnership is a relationship between two or more persons who join together for doing business activity and sharing profit in agreed proportion. ठीक, ये एक रिलेशनशिप है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है. ठीक है, अब जब ये रिलेशनशिप बनती है तो ये ऑन पेपर भी बनती है. जैसे शादी होती है ना, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है. मैरिज सर्टिफिकेट इशू करते हैं, समाज से होता है, कोर्ट से होता है. तो वैसे ही जब दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक सर्टिफाइड करने के लिए उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. वो सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक, तो वो जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है पार्टनरशिप फर्म का 1932 के द्वारा, तो वहाँ पर आपको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है जिसमें सारे बेसिक टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं. लाइक हाउ मच कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ईच पार्टनर, interest on capital given to partner or not, interest on drawing charge on drawings of partner or not, if yes then how much percentage. यदि पार्टनरशिप फर्म लोन लेती है पार्टनर से तो कितना उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा. यदि 3-4 पार्टनर है उसमें से 2 लोग फुल डेडिकेशन के साथ फर्म में काम कर रहे हैं, इट मीन्स इफ दे आर वर्किंग पार्टनर, तो वहाँ पर हम उसको अलग से कुछ बेनिफिट देंगे कि नहीं, लाइक सैलरी, कमीशन, बोनस. तो ये सारी चीज़ें हम एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में नोट करते हैं जो कि कहलाता है पार्टनरशिप डीड. इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इसमें से हम कोई भी पेमेंट पार्टनर को नहीं करते, चाहे वो चैलेंज कर ले चाहे वो क्लेम कर ले. ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के देखो कंटेंट क्या क्या होते हैं. एक तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ड्राइंग. ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर फर्म के ऑफिस का एड्रेस, फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन. देखो 2 टाइप का लोन होता है फर्म के केस में, एक लोन टू पार्टनर और एक लोन बाय पार्टनर. लोन टू पार्टनर मतलब जब फर्म पार्टनर को लोन देती है, और लोन बाय पार्टनर मतलब जब पार्टनर फर्म को लोन देता है. तो इन एब्सेंस ऑफ डीड लोन टू पार्टनर से रिलेटेड कोई रूल नहीं है, बट इन एब्सेंस ऑफ डीड लोन बाय पार्टनर जो है उसको हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करते हैं. ठीक, एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट डिवाइडेड अमंग पार्टनर इन इक्वल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ठीक है, अब अकाउंटिंग ऑफ फंडामेंटल और पार्टनरशिप में हम बेसिकली क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, तो हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. देखिए हर एक बिजनेसमैन जो रहता है वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाता है. फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर ठीक, तो हम लोग है ना क्या करते, बेसिकली किसी बिजनेस, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है ये जानने के लिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से हमको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है. हम जो पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वो इस नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद बनाते हैं. बिजनेस के जो नॉर्मल खर्च हैं लाइक रेंट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, these all expenses are written in P&L account. Then we get the amount of net profit, और इस net profit को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखकर हम पेमेंट करते हैं पार्टनर्स को. पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर को बोनस, ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब. हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक्चुअल में तो लिखते P&L अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते. लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमको क्वेश्चन में से बताता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं. समझ आया. फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. कैपिटल अकाउंट
उसका फॉर्मेट अभी मैं बताऊंगी। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो ये है। क्रेडिट साइड हम लोग बाय पी एंड एल अकाउंट जो नेट प्रॉफिट आया वो लिखे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर से मिलती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम उससे जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो हम ले लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिए। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, वही बताया मैंने। हाँ, उसके बाद जो बैलेंस आता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। जनरली इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें शो नहीं करते, अपन पहले भी माइनस कर सकते हैं ना एक तरीके से, मतलब हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आईओसी, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन देखते हैं। एक हमारा यूज होता है फॉर्मूला मेथड, एक होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड? Actually, when your capital is fixed at the time when you prepare partnership deed, and in that time if you decide कि capital आपको fixed nature की रखनी है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन फॉर्मूला मेथड से होगा। लेकिन यदि आपने ऐसा कोई बॉन्ड, ऐसा कोई वो नहीं रखा है, रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो कैपिटल आप कभी बढ़ा सकते हो, कभी कम कर सकते हो। इट मीन्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, तो फ्लक्चुएटिंग नेचर के केस में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। आईओसी का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंट अपॉन 100, फिक्स्ड। उसमें प्रोडक्ट मेथड में जब जब हम कैपिटल चेंज करते हैं उस हिसाब से इसको मंथ वाइज कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज कि आपने 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीस लगाए और बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में एंट्री लिए। 1 जुलाई को आपको 1 लाख रुपए की नीड आई, आपने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली 1 लाख रुपए। फिर 1 मार्च को आपने 2 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो आपकी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, चेंज हो रही है। 5 लाख रुपीस जो आपने लगाए थे अप्रैल में, अगला चेंज कब हुआ? 1 जुलाई में। तो अप्रैल, मई, जून, ये कैपिटल 3 महीना रही, तो 5 लाख मल्टीप्लाई हुआ 3 से, आंसर आया 15 लाख। फिर आपने 1 लाख विड्रॉ किया 1 जुलाई को। अगला चेंज आपका कब है? 1 मार्च को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने आपकी ये कैपिटल रही, तो कितना आ गया? 32 लाख। कंप्लीट मंथ्स लेते हैं। हाँ, मिड में अगर किए हैं तो डेसिमल मिलेंगे, हाफ उधर लेकर। फर्स्ट वीक में है तो नहीं काउंटेबल होगा, सेकेंड से थर्ड वीक में है तो एक बढ़ा के ले लेंगे। 1 मार्च को जो 2 लाख डाला तो वो केवल मार्च मंथ के ले लिए, ये टोटल आ गया आपका। अब इस टोटल प्रोडक्ट मेथड से जो प्रोडक्ट का टोटल आया है इसका 8/100 इंटू 1/12, तो दिस विल बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट क्लियर? अब देखिए, सैलरी रिगार्डिंग भी कुछ रूल है, एकदम बारीकी से अपने को देखना है, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। सैलरी के साथ आप हमेशा चेक करेंगे कि पर मंथ वर्ड लिखा है कि नहीं। इफ पर मंथ है तो जो सैलरी का अमाउंट इंटू 12 करके लेंगे। यदि आपको पर क्वार्टर दिया है तो आप सैलरी इंटू 4 करके लेंगे। यदि पर एनम दिया है तो एज इट इज़ ले लेंगे। फिर हम आते हैं कमीशन के केस में। तो देखिए, मैनेजर का कमीशन नेट प्रॉफिट से निकलता है बिफोर एनी पेमेंट गिवन टू पार्टनर। तो इसका मतलब है कि यदि आपको ऐसा बोल रहा है कि मैनेजर को कमीशन जो है वो मैनेजर को कमीशन देने के पहले प्रॉफिट इतना है और आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो आप उसमें से पहले मैनेजर के कमीशन को माइनस कर लीजिए, उसके बाद आप एप्रोप्रिएशन बनाओ और पार्टनर्स को पेमेंट करो। हाँ, अब देखिए, यदि पार्टनर को कमीशन बिफोर सच कमीशन दे रहा है तो नेट प्रॉफिट में से जितने भी पी एंड एल के एक्सपेंसेस हैं, है ना, उसको माइनस कर लो और बैलेंस का परसेंट अपॉन 100 कर लो। पार्टनर के कमीशन की बात कर रही हूँ ना मैं, मैनेजर कमीशन हो गया जो नेट प्रॉफिट से जाएगा। पार्टनर को भी कई बार कमीशन बिफोर आफ्टर बोल के लेता है, तो पार्टनर को जो कमीशन देंगे वो नेट प्रॉफिट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के आइटम को पहले माइनस करेंगे। हाँ, उसका जो बैलेंस बचेगा उसका परसेंट अपॉन 100 करेंगे। यदि आफ्टर बोलेगा तो जो बैलेंस बचा इंटू परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट करेंगे। जो बैलेंस बचा माइनस करने के बाद, मैम तो माइनस तो दोनों में कर रहे हैं ना एक्सपेंसेस। हाँ, लेकिन एक में देखो ना, अपॉन में 100 ले रहे हैं बिफोर वाले में,
और आफ्टर वाले में अपॉन में 100+% ले रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग 6% पर एनम देते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लेकिन यदि 10% दिया है तो हम 10% देंगे। इसमें मंथ्स का ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये इंटरेस्ट, हाँ। इसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। देखिए जैसे कैपिटल आपके दो नेचर की होती है, वैसे ही आपका ड्राइंग भी दो तरीके का होता है। कैसे दो तरीके का होता है? एक होता है कि आप फिक्स्ड अमाउंट जो है ना वो हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद विथड्रॉ कर रहे हो, तो वो हो गया फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर in fixed interval of time. Then we use formula method for calculation of interest on drawing. Is it clear? But if you withdraw money and no any fixation of money, no any particular time gap between two drawings, तो वहाँ पर वो fluctuating drawing होती है और वहाँ पर हम लोग product method यूज़ करते हैं जहाँ इरेगुलर अमाउंट विड्रॉ हो रहा है इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो पहले हम उसी को देख लेते हैं। देखो प्रोडक्ट मेथड हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के समय भी देखे, प्रोडक्ट मेथड हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। दोनों के प्रोडक्ट मेथड में डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के समय हम प्रोडक्ट मेथड में 2 कंसेक्यूटिव पीरियड के बीच का टाइम लेते थे, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं तो विड्रावल की डेट और हमारे ईयर एंडिंग की क्लोजिंग डेट का डिफरेंस लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एक पार्टनर ने 2000 रुपये 1 मई को विड्रॉ किया, तो 1 मई से 31 मार्च तक हम काउंट किए, कितना मंथ हो गया? 11 मंथ हो गया। तो जो विड्रॉल अमाउंट है उसको 11 से मल्टीप्लाई किए। फिर 1 सितंबर को दूसरा विड्रॉल है 3000 का, ठीक है। तो 1 सितंबर से 31 मार्च तक हम पीरियड काउंट किए जो कि है 7 मंथ, तो ये ले लिए। फिर 1 जनवरी को हमने विड्रॉ किया तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना आया। फिर 31 मार्च को भी जो हमने विड्रॉ किया है उसको हमने 0 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वही हमारी विड्रॉ की डेट है और वही हमारी क्लोजिंग डेट है। इसके बाद इस पूरे प्रोडक्ट जो आया प्रोडक्ट उसको टोटल किए इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। वहाँ आईओसी में भी देखे थे अपन 1/12 प्रोडक्ट मेथड में होगा ही होगा। नहीं, वो क्या है, हम मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाइड अमाउंट 12 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अपॉन 12 करके हम उस 12 के फैक्टर को इफेक्ट को खत्म करते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं फॉर्मूला मेथड। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो 3 टाइप का फिक्स इंटरवल होता है। एक होता है मंथली, एक होता है क्वार्टरली और एक होता है हाफ ईयरली। इफ़ मंथली अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, ये मंथली है, तो मंथली के केस में हमारे पास फिर 3 ऑप्शन है। हम हर महीने की 1 तारीख को मनी विड्रॉ कर रहे हैं, या हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहे हैं, या अप्रैल की निकाल रहे हैं। तो जब अप्रैल ख़त्म हो रहा है, आज जैसे 30 तारीख है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होके आज पहला महीना ख़त्म हुआ, तो 30 तारीख को हम हर महीने की 30, 31 को विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो एंड कहलाएगा। तो देखो बिगिनिंग में यदि निकाल रहे हैं तो अमाउंट इंटू 12 इंटू % अपॉन 100 इंटू 6.5/12। फिर यदि मिड में निकाल रहे हैं तो अमाउंट इंटू 12 इंटू % अपॉन 100 इंटू 5.5/12, सॉरी 6/12। एंड में निकाल रहे हैं तो अमाउंट इंटू 12 इंटू % अपॉन 100 इंटू 5.5/12। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या देता है क्वेश्चन में, कई बार ऐसा बताता है कि XYZ पार्टनर थे, X मंथली एवरी मंथ की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा था मनी, और उसका टोटल 60,000 पर एनम का विड्रॉ है। तो अब आप 60,000 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि वो पर एनम का विड्रॉल अमाउंट दिया है। फिर जो % अपॉन 100 इंटू 6/12। फिर देखिए यदि हाँ हर महीने के स्टार्ट ऐसा बता रहा है कि हर महीने विड्रॉ करके टोटल साल भर में 60,000 निकाला है, ठीक है। अब देखो क्वार्टरली के केस में साल में 4 क्वार्टर होते हैं,
तो अमाउंट इंटू 4 इंटू परसेंट अपॉन 100 इंटू 7.5/12 इफ मनी विड्रॉ एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यदि मिड में निकालता है तो अमाउंट इंटू 4 इंटू परसेंट अपॉन 100 इंटू 6/12। यदि एंड में निकालता है तो अमाउंट इंटू 4 इंटू परसेंट अपॉन 100 इंटू 4.5/12। अब देखो यहाँ पर यदि हाफ ईयरली निकालता है ना, तो हाफ ईयरली में भी फिर बिगिनिंग होगा, मिड होगा, एंड होगा। हाफ ईयरली में अमाउंट इंटू 2 इंटू परसेंट अपॉन 100 इंटू 3.5/12, और मिड में निकालेगा तो अमाउंट इंटू 2 इंटू परसेंट अपॉन 100 इंटू 3/12। एंड में निकालेगा तो अमाउंट इंटू 2 इंटू परसेंट अपॉन 100 इंटू 2.5/12। तो ये था हमारा फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब समझिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस। जब हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे को ये ऐसी वाली सिचुएशन कहीं मिलती ही नहीं। कई क्वेश्चंस में सीधा बताते हैं कि एज पर पार्टनरशिप डीड 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। ड्राइंग का अमाउंट दे देता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि क्वार्टरली निकाला, कि मंथली निकाला, कि हाफ ईयरली निकाला। तो उस केस में जो अमाउंट विड्रॉ हुआ है इंटू परसेंट अपॉन 100 इंटू 1/2। आया समझ में? इसके बाद आते हम कैपिटल में। मैंने आपको अभी बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और कैपिटल अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट नेचर ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग बनता है। दो तरीका हो सकता है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डीड इफ पार्टनर डिसाइडेड दे कैप फिक्स कैपिटल, उनके कैपिटल का नेचर फिक्स्ड रहेगा या फ्लक्चुएटिंग रहेगा। यदि फिक्स्ड रहेगा तो दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। यदि फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो फिर हम केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यदि फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स नेचर की है, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट में केवल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किए, बाय बैंक इन केस एनी एडिशनल कैपिटल यदि वो ले आया तो, टू बैंक किए इफ एनी केस कोई अनसर्टेनिटी में वो कैपिटल विड्रॉल कर रहा है तो, और टू बैलेंस कैरिड डाउन। दो टाइप होता है ना, ड्राइंग ऑफ कैपिटल और एक ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। हाँ, तो प्रॉफिट से ड्राइंग को हम लोग लेते ही हैं और कैपिटल से ड्राइंग को बिना इंफॉर्मेशन के नहीं मानते हैं। अगर फिक्स है तो उसको कैपिटल अकाउंट से जाएगा। फिर बनता है इसके साथ सप्लीमेंट्री एक अकाउंट, करंट अकाउंट, जिसके क्रेडिट साइड हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट का नहीं है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है करंट अकाउंट का। कई बार क्वेश्चन में गिवन रहता है, क्योंकि अब जो हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने जो पेमेंट किया, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक सैलरी, लाइक कमीशन, और जो P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस आया जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिए, तो ये सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ गई। जो प्रॉफिट से विड्रॉ किया वो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के डेबिट में आ गया। कैपिटल से जो विड्रॉ किया था वो हम कैपिटल में लिखे, प्रॉफिट से जो विड्रॉ किया वो हम करंट में लिखे। उस ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगाया वो भी आया। इसके बाद आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। ये कब बनता है? जब कैपिटल फिक्स नेचर की होती है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है तो हम सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसके क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, और इधर लिख दिए टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इधर आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। तब भी मैम ड्राइंग कुछ भी चलेगा, किसी प्रकार का ड्राइंग एक ही मिलेगी। हाँ, ये था आपका फंडामेंटल। हम डीड में पास्ट एडजस्टमेंट तब होता है जब हम है ना डीड में लिखे रहते हैं कि हमको 10% IOC देना है और हम गलती से 6% दिए, तो मतलब हमने 4% कम दिया। तो 4% जो हम कम दिए ये अब हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा कि ये हमारे
प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। यदि प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है मतलब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये डेबिट और क्रेडिट का ही हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब एवोल्यूशन अकाउंट। हाँ देखो, आईओसी जाएगा, 4% क्रेडिट होगा उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग, जो 4% निकलेगा उसमें, मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ 4%। लेकिन उतना रुपए से जो प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो ना ये डेबिट क्रेडिट का ऐसे डिफरेंस निकालते हैं। तो जो जिसका क्रेडिट ज़्यादा है जर्नल पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री में वो क्रेडिट होगा, जिसका डेबिट ज़्यादा है वो डेबिट होगा। इसके अलावा इसमें रहता है जो हमको देखना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, है ना। गुड नेम, एक बिजनेस का गुड नेम, इसका वैल्यूएशन समय समय पर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोई है ना, वो नहीं है आपका मतलब गुडविल एक ऐसा फिजिकल एसेट नहीं है ना, तो उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन हमको समय समय पर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो गुडविल का जो हम मॉनेटरी वैल्यूएशन निकालते हैं उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इसको निकालने की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि बिजनेस में क्या कैसा जा रहा है, यदि हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे हैं या रिटायरमेंट है या डेथ है, तो रिटायरमेंट और डेथ के केस में जो पार्टनर जा रहे हैं उसको हम लोग उसके शेयर की गुडविल देते हैं, ठीक। और एडमिशन के समय यदि कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको आते समय हम आज तक जितनी गुडविल कमा लिए हैं भाई उसको हम अपने बिजनेस में एंट्री दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे बिजनेस का नाम यूज़ करेगा। ये नाम तो हमने बनाया ना उसके आने के पहले, तो उसमें हम उससे शेयर लेते हैं। इसके मेथड्स जो हैं इसमें देखो, पहला है अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा है एन्युटी मेथड। तो पहले मैं बात करूं यदि एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो इसमें फिर दो मेथड आते हैं, जिसमें से पहला आता है आपका सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा आता है वेटेड एवरेज। तो इसी को देखते हैं पहले। सिंपल एवरेज मेथड में आपको ईयर वाइज प्रॉफिट दिया रहता है, 3-4 साल जितने भी साल का, उस प्रॉफिट में मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट में वो एडजस्टमेंट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्या एडजस्ट करते हैं, जो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस डेबिट इन P&L हैं उनको हम प्लस करते हैं। नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस but you'd already debited in P&L account when you calculate net profit for your business. तो वो तो बिजनेस का खर्च ही नहीं था ना। लॉस बाय फायर इज नॉट अवर बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस कौन होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, सैलरी पे करना, इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना, सैलरी देना, कमीशन देना, नॉर्मल। लेकिन लॉस बाय फायर इज नॉट अवर रेगुलर एक्सपेंसेस, वो एबनॉर्मल हो गया, तो उसको हम प्लस करेंगे। नॉन बिजनेस इनकम क्रेडिटेड इन P&L, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, it is not your business income but you write it in credit side of P&L account। तो मतलब नॉन बिजनेस इनकम आपने P&L के क्रेडिट में लिख ली, तो वो हम माइनस करेंगे। फिर हम लेंगे बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड इन P&L। बिजनेस का खर्चा जो आप P&L में डेबिट नहीं किए हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं पार्टनर हूँ, मेरे को इतना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए और एज पर द डीड मिलना चाहिए, बट मैं प्रॉफिट के कैलकुलेशन में कभी उसको माइनस नहीं करी। मेरे बिजनेस के इनकम का इतना इनकम टैक्स पे करना है बट मैंने उसको कभी माइनस नहीं किया। मैंने लॉस बाय फायर के बाद गुड्स का इंश्योरेंस कराया, उसका प्रीमियम मैं बिजनेस के से पे कर रही हूँ, लेकिन वो मैं कभी माइनस ही नहीं कर रही हूँ। तो दिस ऑल आर बिजनेस एक्सपेंसेस बट नॉट डेबिटेड इन P&L, तो हम इसको माइनस करेंगे। बिजनेस इनकम नॉट क्रेडिटेड इन P&L, वो प्लस होगी, ठीक है। तो ऐसा करके इन सारे ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट निकलता है।
उस एडजस्टेड प्रॉफिट के टोटल को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आता है, और गुडविल इज इक्वल्स टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अब इसके बाद आते हैं वेटेड एवरेज मेथड में। तो वेटेड एवरेज मेथड में सेम ऐसे ही है, ईयर है, प्रॉफिट है, फिर उस पर एडजस्टमेंट है, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा ईयर वाइज, उसको हम उस ईयर के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ प्रोडक्ट कॉलम अपॉन समीशन ऑफ वेट कॉलम। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, इसको परचेज ईयर से मल्टीप्लाई किए तो गुडविल आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कैसे निकला, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। अब देखो, इन केस व्हेन बैलेंस शीट ऑफ फर्म गिवन, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वहां पर कभी कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड हमको सीधा फेंक के दे देता है क्वेश्चन में, कभी नहीं देता, बैलेंस शीट देता है। तो वहां पर हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल एसेट लेंगे। यदि किसी एसेट की रिवाइज्ड वैल्यू आपको इन्फॉर्मेशन में दी है तो रिवाइज्ड वैल्यू लेंगे, उसमें से करेंट लायबिलिटी माइनस होगा, डिबेंचर माइनस होगा, जो बैलेंस आएगा उसका हाफ प्रॉफिट करेंट ईयर में माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट, सॉरी हमको मिलेगा कैपिटल। ठीक है, आधा प्रॉफिट क्यों माइनस करते हैं, कंटिंजेंसी के लिए, यदि करेंट ईयर का प्रॉफिट गिवन है तो। हाँ ठीक है, तो ऐसा करके हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, और सुपर प्रॉफिट मतलब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। इसके बाद तीसरा आता है मेरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो होता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, तो ये आया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो हमको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता चली, इसमें से यदि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि गुडविल कितनी है। जैसे ही हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, तो ये आ गया। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज अपॉन बेस वैल्यू। देखो जैसे मान लो 1 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू 3.78 दिया है, तो हम 3.78 से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 1 से डिवाइड करो। नहीं, इसलिए बताया यहाँ पर ये कि कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि पॉइंट 208,342 give ₹1 at the rate of 10% आफ्टर 5 ईयर। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू 1 हो गई, तो सुपर प्रॉफिट 1 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय ईयर। ठीक, हाँ यहीं पे तो मिस्टेक होती है, हर बार पता है ना कि वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और 1 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो, ये डेसिमल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेते हो, गलत हो जाता है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 1 हुई ना, ये तो बेस वैल्यू है 0.208342। 1 हो गया, 10% के हिसाब से 5 साल में वो 1 रुपए बन गया। ठीक, तो ये था आपका मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, हाँ ये दो के आपको न्यूमेरिकल